नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इकोनॉमिक क्लास शुरू कर रहे हैं जो कुमार अमित सर के नोट्स से उससे पढ़ेंगे। इसमें भूमिका देखेंगे, मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीतियाँ, भारत में बैंकिंग व्यवस्था और मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, राष्ट्रीय आय, राजकोषीय व्यवस्था, कर व्यवस्था, विदेशी निवेश, रोजगार, भुगतान संतुलन, कृषि, उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये पार्ट फर्स्ट में देखेंगे, ठीक है। मूल शब्द एवं उत्पत्ति। मूल शब्द एवं उत्पत्ति। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक जो है, अर्थशास्त्र शब्द एक यूनानी शब्द है, ठीक है। ओइकोनोमिया, जिसे क्या बोलते हैं? ओइकोनोमिया से उत्पन्न हुआ। ओइकोनोमिया शब्द किससे मिला? ओइकोस तथा नोमोस, दो यूनानी शब्द हैं, ठीक है। ओइकोनोमिया से बना है। इसका ओइकोस का अर्थ और नोमोस दो यूनानी शब्द हैं, ठीक है। ओइकोस का अर्थ क्या है? ग्रह अथवा परिवार, जबकि नोमोस का अर्थ है प्रबंधन, मतलब ग्रह या परिवार का प्रबंधन, ठीक है। अतः ओइकोनोमिया का शाब्दिक अर्थ है ग्रह प्रबंधन। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र वह विषय है कि जिसके माध्यम से ग्रह का प्रबंधन की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसके माध्यम से हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार एक परिवार अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है। इस परिभाषा के अनुसार क्या है कि अर्थशास्त्र की सबसे साधारण परिभाषा के रूप में देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र का दायरा इससे कहीं ज़्यादा विस्तृत है। अतः अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके माध्यम से वस्तुएं एवं सेवाओं की उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया को अर्थशास्त्र कहा जा सकता है। वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन, कोई वस्तु उसको प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं एवं कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस जो प्रक्रिया होगी उसको अर्थशास्त्र कह सकते हैं, ठीक है। इसके अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। अतः अर्थव्यवस्था विषय वस्तु है, जबकि अर्थशास्त्र क्या है? विषय है। अब इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है? अर्थशास्त्र का वर्गीकरण एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र को दो भागों, प्रमुख शाखाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। विषय के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में, जिसमें क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो मतलब छोटे स्तर पर, इसका छोटे स्तर पर होता है, और माइक्रो मीन्स बड़े स्तर पर। तो अर्थव्यवस्था एक वृहद अवधारणा है जो कि छोटी छोटी इकाइयों के मेल से बनी होती है। जब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन इन छोटी छोटी इकाइयों के स्तर पर किया जाता है तब इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र, जब छोटी छोटी इकाई हो तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। जब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन छोटी छोटी इकाइयों के स्तर पर किया जाता है तब इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। उदाहरण क्या है? जब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन एक परिवार, एक औद्योगिक इकाई, कोई परिवार है आपका परिवार, जैसे कोई यूनिट है, औद्योगिक है कोई, उसके स्तर पर हो तब इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके अंतर्गत मांग एवं आपूर्ति का भी अध्ययन कर, डिमांड एंड सप्लाई का भी अध्ययन होता है, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई का, जब आर्थिक क्रियाओं का एक परिवार, एक औद्योगिक इकाई के स्तर पर हो तो इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या? मांग एवं आपूर्ति का अध्ययन भी होता है। यह उस बाजार का अभी अध्ययन होता है जहां वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री होती है। इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं की क्या? खरीद बिक्री होती है, ठीक है। वस्तुओं एवं सेवाओं की यह उस बाजार का भी अध्ययन का होता है जहां वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री भी होती है, ठीक है। इससे भिन्न जब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन राज्य के स्तर पर अथवा राष्ट्र के स्तर पर हो तब यह समष्टि अर्थशास्त्र। अब देखिए, अगर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जो है
राज्य के स्तर पर अथवा राष्ट्र के स्तर पर, मतलब पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाए या राष्ट्र पूरे भारत की, तब उसे समष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा कहलाएंगे। ठीक है। उदाहरण क्या है, जैसे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत देश के सकल घरेलू उत्पाद जैसे जीडीपी, ठीक है, जैसे देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, आर्थिक नीतियाँ, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय इत्यादि का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का आधार है एवं यह समष्टि अर्थशास्त्र से घनिष्ठ तौर पर संबंधित है, अतः दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों क्या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था क्या आधार है, समष्टि अर्थशास्त्र से घनिष्ठ तौर पर संबंधित है और दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। अगला क्या है, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। अब आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक विकास, दोनों में इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्रोथ अलग चीज़ हो गई, डेवलपमेंट अलग हो गई। ठीक, कोई ज़रूरी नहीं कि ग्रोथ हो रहा है तो डेवलपमेंट भी हो। ठीक, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास दोनों ही अवधारणाएं एक दूसरे से भिन्न हैं, दोनों अलग अलग हैं, परंतु यह दोनों एक दूसरे घनिष्ठ तौर पर संबंधित हैं। ठीक है, दोनों संबंधित भी हैं लेकिन अलग भी है। आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक समृद्धि एक मात्रात्मक क्वांटिटेटिव अवधारणा है, मतलब क्वांटिटेटिव, और आर्थिक विकास गुणात्मक क्वालिटेटिव अवधारणा है। आर्थिक समृद्धि है जैसे जीडीपी कि हाँ कितनी जीडीपी देश की बढ़ गई, लेकिन आर्थिक विकास क्या होता है, क्वालिटेटिव होगा, मतलब किन किन क्षेत्रों में इनका विकास हुआ है। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की सीमा के भीतर अंतिम उत्पादी वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कुल योग के देश को सकल घरेलू जीडीपी कहते हैं। जबकि एक निश्चित समय के दौरान देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होती है तो इसे आर्थिक समृद्धि कहते हैं। ठीक है, जब देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होती है तो उसे क्या आर्थिक समृद्धि कहते हैं। जैसे अलग ऐसे देखें, उत्पादन में अगर बढ़ोतरी होती है तो आर्थिक समृद्धि कहा जाता है, क्योंकि उत्पादन में बढ़ोतरी एक मात्रात्मक परिवर्तन है। आर्थिक समृद्धि को एक मात्रात्मक अवधारणा कहते हैं। ठीक है, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ यदि संसाधनों का उचित वितरण भी सुनिश्चित हो और समृद्धि का लाभ समाज के सदस्यों तक पहुंचे जिसमें उनके जीवन स्तर पर सुधार सुनिश्चित हो, तब इसे आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक है, आर्थिक समृद्धि तो ये हुई कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है देश में और इसका सही से वितरण, सबके पास इन संसाधनों की पहुंच हो रही कि नहीं, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे आर्थिक डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, आर्थिक विकास। जैसे यदि जीडीपी में बढ़ोतरी से रोजगार के अवसर उत्पन्न हो, अगर जीडीपी देश की बढ़ रही है, अगर उसके एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, तो बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी जैसी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो बेरोजगारी भी दूर होगी, भूखमरी, गरीबी और समस्याएं दूर होंगी, इसे आर्थिक विकास कहेंगे। ठीक है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में समाज के सदस्यों खाद्यान्न, आवास, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि जैसे आधारभूत अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना में समर्थ हो जाते हैं। ठीक, पूरा करने में क्या होता है, समर्थ हो जाते हैं। पूरा करने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि जीवन स्तर में यह सुधार एक गुणात्मक परिवर्तन है। आर्थिक विकास को एक गुणात्मक अवधारणा कहते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास क्या है, एक गुणात्मक है, मतलब अगर किसी का विकास हो रहा है, आर्थिक विकास को एक गुणात्मक अवधारणा कहते हैं। आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि का होना अनिवार्य है। अगर आर्थिक विकास, आर्थिक डेवलपमेंट है, उसके लिए आर्थिक समृद्धि का होना अनिवार्य है। अगर आर्थिक समृद्धि नहीं है तो आर्थिक विकास भी नहीं होगा। परंतु समृद्धि के साथ साथ संसाधनों के न्यायोचित वितरण, लेकिन अगर समृद्धि भी हो और संसाधन है उनको सही से न्याय के रूप में वितरण, पता लगा कि एक ही व्यक्ति के पास सभी संसाधन उपलब्ध हो गए, बाकी के लिए नहीं है, तो भी ठीक नहीं है। बिना आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। ठीक है, जैसे जब हरित क्रांति आई 1966-67 के आसपास, तो माध्यम से खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। खाद्यान्न का उत्पादन तो बढ़ा, इस प्रक्रिया को आर्थिक समृद्धि कह सकते हैं। परंतु यदि जन वितरण प्रणाली पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से खाद्यान्न का न्यायोचित वितरण हो, तब इसे आर्थिक विकास कहेंगे।
ठीक है। उस समय हालांकि सही मायने में वितरण नहीं हो पाया है, ठीक है। अगला है टॉपिक क्या है, समावेशी विकास एवं सतत धारणी विकास। समावेशी विकास एवं सतत, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। विकास एक व्यापक अवधारणा है, अतः विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए उद्देश्य से समावेशी विकास एवं सतत विकास की अवधारणा को समझना अनिवार्य है। समावेशी विकास के क्या है, जो समावेशी विकास है उसके दो प्रमुख हिस्से होते हैं, सबका विकास और चौतरफा विकास। सबका विकास क्या है, सबका विकास से तात्पर्य है कि विकास की प्रक्रिया का लाभ समाज के हर एक सदस्य तक पहुँचे, इस प्रक्रिया में कोई भी सदस्य पिछड़ा न जाए, अर्थात सबका विकास अंत्योदय से सर्वोदय तक की यात्रा को संबोधित करता है। जॉन रॉल्स ने क्या कहा, देखो इस संबंध में, एक जंजीर उतनी ही सशक्त हो सकती है जितनी कि इसकी सबसे कमज़ोर कड़ी, ठीक है। जॉन रॉल्स ने कहा था कि एक जो जंजीर है वो इतनी ही मजबूत हो सकती है जितनी कि इसकी सबसे कमज़ोर कड़ी है, ठीक है। अतः जंजीर को सशक्त बनाने के लिए क्या किया जाता, जंजीर है उसको सशक्त बनाने के लिए सबसे कमज़ोर कड़ी का सशक्तिकरण अनिवार्य है। अगर कड़ी कमज़ोर है तो जंजीर भी मजबूत नहीं बनेगी। इसी प्रकार एक समाज उतना ही सशक्त हो सकता है जितना कि उसका सबसे कमज़ोर सदस्य। अतः सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समाज के कमज़ोर सदस्यों का सशक्तिकरण अनिवार्य है। विकास की अवधारणा को मात्र आर्थिक विकास तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। विकास मतलब केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं रखा जा सकता। विकास सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथा राजनैतिक रूप से भी अनिवार्य है। अतः जब समाज में आर्थिक विकास, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक विकास तीनों ही सुनिश्चित हों तब इसे चौतरफा विकास कहेंगे। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक विकास तीनों हो तभी इसे चौतरफा विकास कहेंगे, ठीक है। जब समाज में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक विकास तीनों ही सुनिश्चित हो तब इसे चौतरफा विकास कहेंगे, ठीक है। बेरोजगारी का दूर होना, गरीबी एवं भूखमरी जैसे समस्याओं का खत्म होना, लोगों का आर्थिक रूप से इतना सक्षम हो जाना कि वे खाद्यान्न, आवास, वस्तु एवं शिक्षा, चिकित्सा जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकें। आर्थिक विकास की प्रक्रिया कहीं जाएगी, ठीक है। अगर कोई अपनी ज़रूरत की आवश्यकता पूर्ण कर लेता है तो उसे आर्थिक विकास कहेंगे। किसी भी समाज में लैंगिक असमानता का दूर होना, धार्मिक संघर्ष का खत्म होना, जाति पर आधारित भेदभाव एवं शोषण का खत्म होना, यह इत्यादि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का प्रक्रिया है, ठीक है। ये सामाजिक हो गए। पहले क्या होगा, आर्थिक विकास हो गए, सामाजिक हो गए। और समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे चुनाव लड़ना, स्वतंत्रता स्थापना, जिससे राजनैतिक भागीदारी के अवसर प्राप्त हो, चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार हो, मतदान के माध्यम से प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार हो, इत्यादि तो राजनैतिक विकास की प्रक्रिया कहेंगे। अतः जब समाज के हर एक व्यक्ति का विकास हर एक क्षेत्र में हो तब यह प्रक्रिया समावेशी कही जाएगी, ठीक है। अतः समाज के हर एक व्यक्ति का विकास हर एक क्षेत्र में हो तब यह क्या कहा जाएगा, समावेशी विकास कही जाएगी। सतत धारणी विकास आगे हेडिंग क्या है, सतत धारणी विकास। विकास की प्रक्रिया एक गुणात्मक एवं सकारात्मक प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया क्या है, विकास की प्रक्रिया एक गुणात्मक एवं सकारात्मक प्रक्रिया, परंतु इस प्रक्रिया के क्या दुष्प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। यह दुष्प्रभाव सामाजिक भी हो सकते हैं एवं पर्यावरणीय भी हो सकते हैं। समाज के दुष्प्रभाव और पर्यावरण के भी हो। यदि विकास की इस प्रक्रिया का दुष्प्रभाव व्यापक हो तब क्या होगा, यह लंबे समय तक जारी नहीं रह सकती। अतः विकास की वह प्रक्रिया जो पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रह सके, जिसमें पर्यावरण एवं संसाधनों की क्षति कम से कम रह सके, तो सतत विकास की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। मतलब भविष्य की पीढ़ियों को बचाए रखने के लिए, संसाधनों को बचाए रखने के लिए उसे सतत विकास कहते हैं। बुनियादी निर्माण की प्रक्रिया स्थानीय लोग विस्थापित होते हैं, जबकि इसका लाभ शहरी क्षेत्रों को एवं औद्योगिक इकाइयों को प्राप्त होता है।
अतः यहाँ विकास का मूल्य कोई और अदा करता है, जबकि इसका लाभ किसी और को प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कोई डैम बन रहा है तो डैम में क्या होगा, उसका मूल्य कौन चुकाएगा, जो वहाँ के स्थानीय निवासी, सबसे ज़्यादा समस्या उन्हीं को, निवासियों को होगी। और इसका लाभ किसे, जो पूंजीपति होंगे, गवर्नमेंट को भी लाभ हो सकता है। ठीक, जो इसको संस्था को, जो संस्था इसको संचालित करेगी, जिस कंपनी को इसको प्रोजेक्ट दिया गया है, उसको लाभ होगा। ठीक है, तो कहने का क्या तात्पर्य है, विकास का मूल्य कोई और अदा करे, मतलब करे कोई और, भरे कोई और, जबकि इसका लाभ किसी और को प्राप्त होता है, तो इससे समाज में असंतोष उत्पन्न होता है एवं सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक संघर्ष बढ़ेगा, इससे वाद विवाद बढ़ेंगे। ठीक है, विकास की इस प्रक्रिया में जंगलों की कटाई होती है, संसाधनों का दोहन होता है, संसाधनों का दोहन भी होता है, एवं प्रदूषण के कारण क्या पर्यावरण प्रभावित होता है, प्रदूषण का पर्यावरण भी प्रभावित होता है। यदि विकास की जो प्रक्रिया है इसी स्वरूप में, इसी गति से चलती रही, तब आने वाली पीढ़ियों के लिए ना तो संसाधन बचेंगे और ना ही पृथ्वी पर जीवन संभव होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा, इसका संसाधनों का दोहन होता रहा, तो जब आने वाली भविष्य की कई हजार साल बाद क्या होगा, ना तो संसाधन बचेंगे और ना ही पृथ्वी पर जीवन भी संभव होगा। जब संसाधन ही नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होगा। ठीक है, सतत विकास की प्रक्रिया विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय पर जोर देती है एवं साथ ही पर्यावरण के संरक्षण तथा संसाधनों के सम्मिलित प्रयोग पर बल देती है। अर्थात विकास की प्रक्रिया में विस्थापितों की क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए, पर्यावरण को संरक्षित रखा जाए एवं संसाधनों का प्रयोग कुछ इस प्रकार से किया जाए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसे संरक्षित एवं रखा जा सके। सतत विकास की प्रक्रिया है, यह सतत विकास की प्रक्रिया है। सतत विकास की अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि यह पृथ्वी एवं इससे उपलब्ध संसाधन हमने अपने पूर्वजों से विरासत के, इसका देखो मूल क्या है सार, कि पृथ्वी एवं इससे उपलब्ध जो संसाधन हमने अपने पूर्वजों से प्राप्त विरासत के रूप में प्राप्त किया नहीं की है। ठीक है, जो ये पृथ्वी और इससे उपलब्ध संसाधन, ये हमने पूर्वजों से नहीं विरासत, बल्कि यह ऋण के रूप में, जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों को वापस करके जाना है। मतलब जैसे अभी हम लोगों को मिला है, वैसे हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे, वैसे भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था क्या प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार देखिए, कार्य प्रणाली, व्यवस्था एवं उत्पादन की शक्तियों पर स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख प्रारूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, कितने, 3, कार्य प्रणाली, व्यवस्था एवं उत्पादन की शक्तियों पर स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख प्रारूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, नंबर 1 क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नंबर 1 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार व्यवस्था भी कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या बोलते हैं, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार व्यवस्था भी कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या है, सरकार एवं ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार का हस्तक्षेप एवं नियंत्रण न्यूनतम होता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, कैपिटलिज्म, उसमें क्या होता है, सरकार का नियंत्रण कम होता है। ये स्वायत्त संस्था है, मतलब बाजार क्रियाएं स्वायत्त होती हैं। ठीक है, जो प्रोडक्शन उत्पादन की प्रक्रिया होती है, उससे सरकार अपने आप को दूर रखती है। उत्पादन की जो शक्तियों पर स्वामित्व निजी निवेशकों, जो निजी इन्वेस्टर होते हैं, उनमें उनको इनमें स्वामित्व होता है, वही इसकी अपना मैनेजमेंट करते हैं। ऐसे निवेशक पूंजीपति कहलाते हैं, यही निवेशक जो पूंजीपति कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे निवेशक पूंजीपति कहलाएंगे। ठीक, निरंतर निवेश एवं पुनर्निवेशों के माध्यम से लाभ को निरंतर बढ़ाना प्रमुख उद्देश्य होता है। इनका उद्देश्य क्या, पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अपने कंपनी की
लाभ को बढ़ाना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है। इनका यह कार्य नहीं होता कि समाज के लिए संसाधन निःशुल्क उपलब्ध कराएं या सरकार की तरह बढ़ावा दें, ठीक है। एक पूंजीपति अर्थव्यवस्था में बाजारी ताकतों की भूमिका अर्थात मांग एवं आपूर्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो इसमें किसकी भूमिका महत्वपूर्ण माना जाता है? मांग एवं आपूर्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जितनी डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, अगर डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई कम है तो वैसे महंगाई बढ़ जाएगी। वस्तु तथा सेवा के मूल्य को वस्तु एवं सेवा के जो मूल्य हैं उनको सरकार नियंत्रित नहीं करती है, ठीक है। यह मांग एवं आपूर्ति क्या बाजार आधारित होती है, ठीक है। यदि मांग ज़्यादा होगी तो मूल्य में बढ़ोतरी होगी, तो मांग कम है और आपूर्ति ज़्यादा होगी तो मूल्यों में कमी होगी, ठीक है। मूल्यों को निर्धारित करने में जैसे क्या है, कोई चीज़ बाज़ार में ज़्यादा उपलब्ध है, ठीक है, कभी कभी जैसे टमाटर होता है तो वो कभी कभी सस्ता होता है क्योंकि उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अगर सप्लाई कम है तो महंगी हो जाएगा और डिमांड ज़्यादा है तो महंगी हो जाएगी, तो मूल्यों में कमी होगी। मूल्यों को निर्धारित करने में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। कंपटीशन भी होता है, मोनोपोली नहीं होता, ठीक है। कई दुकानें होती हैं तो इसमें क्या होता है, तो इसमें सभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, कम से कम दाम पर उसको उपलब्ध कराते हैं वह चीज़ को। अगली हेडिंग क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये क्या है? एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से भिन्न समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की शक्ति पर स्वामित्व सरकार अर्थात राज का होता है, ठीक है। यहाँ जो प्रोडक्शन होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में, इसमें क्या होता है, उत्पादन की शक्ति पर किसका स्वामित्व होगा? सरकार अर्थात राज का होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में सरकार अर्थव्यवस्था में सरकार निवेशक की तरह भूमिका निभाती है एवं उत्पादन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान करती है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखती है। सरकार प्रयास करती है कि संसाधनों का न्यायोचित वितरण हो, ठीक है, संसाधनों क्या हो, न्यायोचित वितरण हो। अगला क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बारे में मिक्स्ड, ये दोनों का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिला जुला रूप है। इसमें दोनों कार्य करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत निवेशक भी और सरकार भी निवेश करती है मार्केट में। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या है, सार्वजनिक निवेश एवं निजी निवेश दोनों का सह अस्तित्व होता है, ठीक है। अर्थात उत्पादन की शक्तियों पर सरकार का नियंत्रण एवं निजी निवेशकों का भी नियंत्रण होता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब इन्फ्लेशन देखिए, मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन, अगर कोई वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी की दशा जिसमें एक देश की मुद्रा की क्रय क्षमता प्रभावित हो, मुद्रास्फीति कहलाती, ठीक है। जैसे 10 रुपये है, पहले उसी से बहुत ज़्यादा वस्तुएं मिलती थी, अब कम मिलने लगी। जब वस्तुएं कम मिलने लगेंगी तो इसे इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। मूल्य वस्तुएं कम मिलने का कारण क्या है कि वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया। जैसे टमाटर है, 10 रुपये किलो है अभी, तो 10 रुपये किलो है तो क्या अभी 10 रुपये में 1 किलो मिल जाती है। जब टमाटर का मूल्य बढ़ जाएगा, मान लो 40 रुपये किलो हो गया, तो 10 रुपये में 250 ग्राम मिलेगा, तो इसे क्या इन्फ्लेशन कहेंगे, ठीक है। आम बोलचाल भाषा में इसे महंगाई कहते हैं। जैसे जैसे वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी होती है, अब जैसे जैसे वस्तु और सेवा जो है, सेवा मतलब सर्विस हो गई, किसी चीज़ से सेवा ले रहे हैं, ठीक है, जैसे बस हो गई, बैंकिंग सेवा हो गई, ये सेवाओं में आती है, ठीक है। बढ़ोतरी होती है तो मुद्रा की क्रय क्षमता नीचे आती है। जैसे जैसे वस्तु सेवा का अगर मूल्य बढ़ेगा तो मुद्रा की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी, ठीक है, परचेजिंग पावर कम होगी। यदि इस प्रक्रिया में एक मुद्रा की क्रय क्षमता घटकर शून्य हो जाए, अब मान लीजिए, देखिए क्या होगा, अगर इस प्रक्रिया में जो है एक मुद्रा की क्रय क्षमता घटकर शून्य हो जाए, मतलब कुछ ना मिले, तब उस मुद्रा को परिचालन से बाहर कर लिया जाता है,
जैसे वर्तमान में भारत में 1 पैसा, मतलब अगर हम 10 रुपये से हमें कुछ नहीं मिल रहा तो उसको परिचालन से क्या मतलब, उसको बाहर कर दिया जाएगा। जैसे 1 पैसा हो गया, 2 पैसा हो गया, 5 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा एवं 25 पैसा परिचालन में नहीं है। 25 पैसा, इसमें 50 पैसा भी होना चाहिए, 50 पैसा भी नहीं है, ठीक है। इसलिए क्योंकि इन सिक्कों की क्रय क्षमता क्या होगा, शून्य हो चुकी है। आरबीआई के नियमों के अनुसार, आरबीआई क्या कहता है इसमें कि वर्तमान में जो 50 पैसा है वह न्यूनतम मूल्य की मुद्रा है, जो कि विनिमय का एक वैधानिक माध्यम है। लेकिन आरबीआई के अनुसार अभी 50 पैसा है, भले वो मार्केट में नहीं है फिर भी है, जो कि एक विनिमय का एक वैधानिक माध्यम, लीगल टेंडर बोलते हैं जिसे। परंतु 50 पैसे का प्रयोग मात्र 10 रुपये तक के भुगतान के उद्देश्य से किया जा सकता है, ठीक है। अगर 10 रुपये तक का भुगतान है तो 50 पैसे किया जा सकता है, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा। क्या कह रहे हैं, समय के साथ जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो एक सिक्के का आकार भी छोटा हो जा, महंगाई बढ़ रही तो सिक्के का आकार पहले 1 रुपये कितना बड़ा आता था, अब छोटा आने लगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिक्के में धातु का प्रयोग होता है। ऐसा आप देखिए, यही से गेस लगाइए कि सिक्के का आकार क्यों छोटा रहा है, क्योंकि सिक्का किससे बनता है, धातु से बनता है। सिक्के में धातु का प्रयोग होता है एवं महंगाई के साथ धातु के मूल्य में भी बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। यदि एक सिक्के में प्रयोग किए गए धातु का मूल्य उस सिक्के के बाजार मूल्य से ज़्यादा है, मान लो सिक्का स्टील का बना, ठीक है, स्टील का बना, और जितना वेट का स्टील है अगर उसकी वैल्यू 1 रुपये से ज़्यादा है तो वो तो घाटा हो जाएगा ना, तो उतना ही वजन का उसको भी बनाना पड़ेगा। यदि एक सिक्के में प्रयोग किए गए धातु का मूल्य उस सिक्के के बाजारी मूल्य से ज़्यादा होगा तब लोग उस सिक्के का प्रयोग किससे, सिक्के को गलाकर और दूसरा चीज़ बना सकते हैं, सिक्के के रूप में नहीं बल्कि धातु के रूप में करने लगेंगे। यदि महंगाई के साथ साथ सिक्के के आकार को और छोटा करना संभव ना रह जाए तब ऐसे सिक्के को भी परिचालन से बाहर कर देंगे। अगर बहुत छोटा सिक्का हो गया कि अब इसको भी छोटा नहीं किया जा सकता तो उसको परिचालन से भी बाहर कर देंगे। मुद्रास्फीति का प्रभाव समाज के निम्न वर्ग पर ज़्यादा होता है। जो समाज के निम्न वर्ग हैं, जिसकी इकोनॉमी कम है, तो उस पर ज़्यादा इसका प्रभाव होता है, जबकि उच्च वर्ग पर कम होता है, क्योंकि निम्न वर्ग के पास संसाधन सीमित होते हैं। निम्न वर्ग के पास घर, ज़मीन, जायदाद और पैसा सब चीज़ कम हो जाए, इनके संसाधन कम हो गए, ठीक है। और उच्च वर्ग के पास ज़्यादा होगा, क्योंकि निम्न वर्ग के पास संसाधन सीमित होते हैं। यदि वस्तु और सेवाएं महंगी हो जाती हैं एवं उसी गति से यदि उनके आय में बढ़ोतरी ना हो, अब वस्तुएं और सेवाएं महंगी होगी लेकिन उसी हिसाब से अगर उसमें कमी ना हो तो क्या होगा, उसी हिसाब से कमी ना हो तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसका उपभोग प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। यदि वस्तु और सेवाएं महंगी हो जाती हैं, वस्तुओं से एवं उसी गति से यदि उनके आय में बढ़ोतरी ना हो तब उनका उपभोग प्रभावित हो जाता है, ठीक है। तो समय के अनुसार क्या होता है, वेतन बढ़ते रहते हैं इसी से, लेकिन कुछ लोगों के नहीं बढ़ पाते हैं। भिन्न समाज के उच्च वर्ग के पास इनसे भिन्न समाज के जो उच्च वर्ग के पास अधिशेष होता, मतलब उनका पहले से रिजर्व बना रहता है उतना पैसा, उच्च वर्ग के पास अधिशेष होता है, जिसका प्रयोग क्या, वह भूमि, भवन, सोना, चांदी इत्यादि जैसे संपत्तियों में निवेश कर देते हैं। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा है वो तो क्या करें, लैंड, ज़मीन ले लिया, भवन ले लिया, सोना, चांदी इसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो उनके पास स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा। संपत्तियों में निवेश के उद्देश्य से कर सकते हैं। ऐसे में जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उनका उपभोग तो महंगा होगा, परंतु साथ ही ऐसी संपत्तियों के मूल्य में भी बढ़ोतरी होगी, ठीक है। मान लो जिसके उच्च वर्ग हो, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, वो क्या करेंगे, इन वस्तुओं को ले लेंगे, भूमि, भवन और सोना, चांदी। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वो तो उनका इन्वेस्ट हो चुका, वो तो एसेट्स हो गए उनके, उसमें क्या होगा, उनका भी तो उसी हिसाब से मूल्य बढ़ेगा, तो उनका उतना ही रिजर्व रहता है, ठीक है। ऐसे में जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उनका उपभोग तो महंगा होगा, जैसे कंज्यूम जो करते हैं, खाना खाते हैं, जो भी लेते हैं वो महंगा होगा, परंतु साथ ही ऐसे जो संपत्ति को खरीद के हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। इसके माध्यम से क्या होगा, वो महंगाई के प्रभाव को कम करने में सफल हो जाएंगे, ठीक है। चाहे जितनी महंगाई हो जाए, क्योंकि उसी हिसाब से उनका जो एसेट है वो भी महंगा हो जाएगा, ठीक है। यदि बैंक जो है जमा राशि पर जमाकर्ता को कम ब्याज दी, बैंक है होगा डिपॉजिटर है जो पैसा जमा करते हैं आप लोग बैंक में, अगर आपको ब्याज कम दें और मुद्रास्फीति की दर जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज दर से ज़्यादा हो,
और जो इन्फ्लेशन है, महंगाई जो बढ़ रही है, वो ब्याज दर से ज़्यादा, तब ऐसे में क्या होगा, जमाकर्ता को हानि होने लगी। अतः जमाकर्ता क्या करेगा, बैंक से धनराशि निकाल लेगा। भाई इतनी महंगाई बढ़ रही है, आप ब्याज उसी हिसाब दे रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो बैंक में थोड़ी रखेगा धनराशि, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए लोग पैसा बैंक से निकालने लगते हैं। इसके लिए क्या करते, फिर आरबीआई अपनी कार्रवाई करता है, आरबीआई उसमें सुधार करता है, उसका रेट बढ़ाता है, ठीक है। अतः जमाकर्ता धनराशि निकाल कर किसी ऐसी संपत्ति, फिर वो कहाँ निवेश करेगा, जिसके मूल्य में बढ़ोतरी तीव्र गति से हो रही, परंतु ऐसी स्थिति में बैंकों में जमा राशि क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक, वो कहीं और लगाते जाएंगे, जिससे बैंकों का कारोबार भी प्रभावित होगा। अतः जमाकर्ता को आकर्षित करने की, फिर अब जमाकर्ता को कैसे आकर्षित करेंगे बैंकें, इसके उद्देश्य क्या करो, बैंक जमा राशि पर ब्याज दर बढ़ा देंगी। यदि जमा राशि पर ब्याज दर में बढ़ोतरी होती है, तब क्या होगा, ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया में बैंकों को ब्याज दर में बढ़ोतरी करनी होगी। अगर आप डिपॉजिट में, एफडी में अगर रेट बढ़ा रहे हैं, तो अब आप जो लोन दे रहे हैं उसमें भी आपको रेट बढ़ाना पड़ेगा, दोनों को उसी रेट में बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे में ऋणी के लिए ऋण प्राप्त करना महंगा हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो, जैसे अगर आपको ब्याज ज़्यादा मिलने लगेगा, तो जो लोन लेगा, ऋणी जो होता है, उसको बारोइंग करता है, उसको भी लोन महंगा हो जाएगा, क्योंकि जैसे अभी 10% मिलता लोन, अब 12 में मिलने लगेगा, ठीक है। जैसे आपको डिपॉजिट में 3% 4 मिलेगा, तो उधर भी तो बढ़ेगा। ऐसे में ऋणी के लिए भी ऋण प्राप्त करना महंगा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, उपभोग एवं निवेश दोनों ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। दोनों में, उपभोग और निवेश दोनों में प्रभावित होंगे। यदि मुद्रास्फीति तीव्र गति से बढ़ती है, तब यह संभव है कि ऋणदाता को क्षति होगी। अगर मुद्रास्फीति इसी तरह इन्फ्लेशन, तो जो लोन लिया है उसको नुकसान ज़्यादा होगा, ठीक है। कोई पहले से लोन लिया लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ने लगे तो उसको नुकसान होगा, एवं ऋणी को लाभ होगा। यदि मुद्रास्फीति तीव्र गति से बढ़ती, तब संभव है कि ऋणदाता को, जो लोन देगा, उसको क्षति होगी, ठीक है, एवं जो ऋणी होगा, जो लोन लेगा, उसको क्या होगा, फायदा होगा, ठीक, लोन लेने वाले को फायदा होगा। मुद्रा इन्फ्लेशन बढ़ता है क्योंकि परचेजिंग पावर घट जाएगी, है ना। यही कारण है कि बैंक सामान्यतः लंबी अवधि के ऋण परिवर्तनीय ब्याज दरों पर उपलब्ध कराते हैं, मतलब समय समय परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, यदि मुद्रास्फीति तीव्र गति से बढ़ती है, तो बैंक भी ऋण के ऊपर ब्याज दर उसी गति से बढ़ा देते हैं, ठीक है। बैंक भी ऋण की दर बढ़ा देते हैं। अगर दर न बढ़ाए, मान लो आज 5% में, मान लो 8% में लोन दे दिया गया, बैंकों ने दे दिया, ठीक है। 2 साल बाद मुद्रास्फीति बढ़ गई, ठीक है, उसकी जमा करने की देयता कितनी है, 5-6 साल है, तो फिर क्या होगा, उसी हिसाब से उसी रेशो में बैंक भी रेट बढ़ाएगा, इंटरेस्ट रेट। अगर नहीं बढ़ाएगा तो बैंक को नुकसान होगा। अब मुद्रास्फीति के प्रकार कितने, कारण के आधार पर मुद्रा 3 प्रमुख प्रारूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मांग प्रेरित या मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल क्या होता है, अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, मार्केट में कोई चीज़ है, कोई चीज़ 1 कुंटल मार्केट में रखी है, उसको खरीदने वाले 5 कुंटल, 10-20 लोग आ गए कि हमें 5 कुंटल चाहिए, तो क्या होगा, ये मांग जनित हो गई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लागत प्रेरित, लागत जनित मुद्रास्फीति, कास्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, अगर किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाए, ठीक है। संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो पहले क्या देखेंगे, मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में मांग में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है। मांग बढ़ गई तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। यदि अर्थव्यवस्था में तरलता क्या होती है, लिक्विडिटी, अर्थात मुद्रा का वह प्रवाह ज़्यादा हो एवं उपभोक्ता के हाथ में अधिशेष धनराशि हो, तब इसमें उपभोग में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। लिक्विडिटी क्या होती है, मतलब जो जितनी आसानी से भुगतान हो सके, ठीक है। जैसे हाथ में अगर 10 रुपये रहें तो तुरंत आप 10 रुपये देके किसी से सामान खरीद सकते हो, तो इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, ठीक है। और बैंक में जो जमा हो उसकी लिक्विडिटी थोड़ी कम रहेगी, फिक्स डिपॉजिट जो है उसकी और कम रहेगी। यदि इस बढ़े हुए उपभोग की सही मात्रा में सही समय पर आपूर्ति ना हो पाए, तब मूल्यों में बढ़ोतरी होगी, जिसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहेंगे, ठीक है। अगर सप्लाई सही मात्रा में नहीं बढ़ रही तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि लोगों की आय में बढ़ोतरी होती है, कोई भी अर्थव्यवस्था है, ठीक है,
कोई भी अर्थव्यवस्था है, कोई भी अर्थव्यवस्था है किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी, यदि आपकी इनकम बढ़ रही है तो नए रोजगार प्राप्त होते हैं। कल्याणकारी योजनाएं के माध्यम से यदि सरकार अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धनराशि प्रवाहित करती है, सरकार क्या करेगी, अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धनराशि प्रवाहित करेगी, ठीक है। अतिरिक्त धनराशि, यदि बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति हो जाती है, बैंक क्या कम ब्याज दर पर आपको लोन दे देते हैं, और अर्थव्यवस्था में काले धन का प्रवाह ज़्यादा होगा, और अर्थव्यवस्था में काले धन का जो टैक्स नहीं जमा करते हैं, चोरी छिपे उसका इस्तेमाल करते हैं, तब इन सभी परिस्थितियों में क्या होगा, तरलता बढ़ती है, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। काले धन का प्रवाह ज़्यादा होगा, लोन ज़्यादा हो जाए, तरलता बढ़ जाएगी क्योंकि लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। लोगों ज़्यादा खरीदारी करेंगे, जिससे उपभोग बढ़ेगा, कंज्यूम बढ़ेगा, आप ज़्यादा सामान लेंगे एवं मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। मांग जनित मुद्रास्फीति होती है, नियंत्रण में हो तब यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं, मांग जनित की इतनी ना बढ़ जाए कि बहुत हो जाए, तब यह अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, अच्छा संकेत है, ठीक है। यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में मांग उपस्थित है। अगर मान लो डिमांड ही नहीं दे तो सारी कंपनियां क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, कोई सामान ही नहीं खरीदेगा तो उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, उसको घाटा लगने लगे, वो कंपनियां बंद करके चला जाएगा, ठीक है। मांग जनित मुद्रास्फीति यदि नियंत्रण में हो तब यह अर्थव्यवस्था के लिए क्या अच्छा संकेत है। यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में मांग उपस्थित है, जो कि नए निवेश को बढ़ावा देती है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो लोग और नया निवेश करेंगे, नई नई प्रोडक्शन करेंगे, नए नए कंपनियां स्थापित करेंगे, ठीक है, और इससे नए रोजगार भी उत्पन्न होंगे। कंपनी स्थापित, उनको रोजगार भी जरूरत होगी, लेबर फोर्स की जरूरत पड़ेगी। आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित होता है, इससे आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित होगा, ठीक। आर्थिक समृद्धि के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अतः मांग जनित मुद्रास्फीति आर्थिक समृद्धि से घनिष्ठ तौर पर संबंधित है, ठीक है। तो अतः मांग जनित जो मुद्रास्फीति क्या आर्थिक समृद्धि से घनिष्ठ तौर पर संबंधित है। इससे उत्पादकों को लाभ भी होता है, इससे जो उत्पादक होते हैं उसको लाभ होगा। अब देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि बेरोजगारी की दर में कमी उत्पन्न होती, बेरोजगारी कम होती, लोग बेरोजगार कम हैं, अर्थात लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, तब इससे मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आपको रोजगार मिलेगा तो आपको पैसा होगा तो आप डिमांड करेंगे, एसी कूलर पंखा सब चीज़ खरीदेंगे, तो इससे डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। लोगों को रोजगार प्राप्त होता है तब इससे मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। यदि रोजगार सृजन तीव्र गति से हो तब मुद्रास्फीति भी क्या होगा, तीव्र गति से बढ़ती है, तो फिर मुद्रा इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई जाहिर है थोड़ा कम होगी, तो मुद्रा इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। अब मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए उद्देश्य एक देश की सरकार, ये क्या NAIRU नायरू का अनुपालन करती है। ये क्या है, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसका अनुपालन करती कोई देश होती। तो ये चक्र साइकिल चलता रहता है, ठीक है। नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अंतर्गत क्या होता है, बेरोजगारी की दर को उसी गति से कम किया जा सकता है, फिर उसी गति से आप बेरोजगारी की दर को कम करेंगे जिस पर मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर ना हो। अगर एकदम से कोई बेरोजगार ही नहीं है तो मुद्रास्फीति क्या बढ़ जाएगी। यह भी अनिवार्य है कि रोजगार सृजन उत्पादक क्षेत्रों में किया जाए ताकि आय के साथ साथ आपूर्ति में बढ़ोतरी हो। मतलब कोई रोजगार यही नहीं कि केवल सर्विस सेक्टर में आप रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, प्रोडक्शन जहाँ हो रहा है उत्पादक क्षेत्र में भी रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि वहाँ किसी चीज़ का उत्पादन भी हो सके, ताकि उत्पादन होगा तो सप्लाई होगा, ठीक है। देखिए, लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति ये क्या होता है,
वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया में यदि किसी भी प्रकार के व्यय में बढ़ोतरी होती, अब मान लो आप कार का प्रोडक्शन करते हैं, उसके पार्ट्स में अगर बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, अर्थात कच्चे माल जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल हो गया, रॉ मटेरियल जो उसको बनाने के लिए आता है, परिवहन यहाँ से वहाँ तक सामान ले जाने के लिए, ईंधन फ्यूल में, लेबर फोर्स में, लोगों की लेबर फोर्स बढ़ रही है, ठीक है, श्रम जो देते हैं काम करने वालों को वो बढ़ रहा है, तो महंगे हो जाएं, तब क्या होगा, तब ऐसे में अंतिम उत्पादित वस्तु अथवा सेवा के मूल्य में बढ़ोतरी स्वतः देखी जाएगी। तब जो अंतिम प्रोडक्शन होगा, जैसे कार बन के तैयार होगी तो उसके रेट में ऑटोमेटिक बढ़ी हुई होगी। इसे लागत जनित क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति कहेंगे। समझ गए, ठीक है। जैसे कोई मोबाइल है, अगर उसके प्रोडक्ट, उसके परिवहन में, फ्यूल में, लेबर फोर्स में, इसमें महंगाई होती है, तो उसके अंतिम प्रोडक्ट जब मोबाइल बन के तैयार होगा तो उसमें भी महंगाई बढ़ेगी। उदाहरण स्वरूप देखिए, जैसे रूस एवं यूक्रेन के जब बीच उत्पन्न संघर्ष के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हो, कच्चे तेल के मूल्य में बढ़ोतरी हो गई। जब रूस और यूक्रेन के बीच क्या उत्पन्न संघर्ष हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार में कच्चा तेल जो था उसके मूल्य में बढ़ोतरी हो गई। इसके कारण ईंधन महंगा हुआ, ईंधन महंगा हो गया। और उत्पादन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ईंधन, बिना ईंधन के कोई चीज़ का उत्पादन ही नहीं हो सकता। इस व्यय में बढ़ोतरी के कारण क्या होगा, वस्तु में एवं सेवाएं महंगी हो गई। इसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहेंगे, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल मुद्रास्फीति क्या है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। देखिए, संरचनात्मक मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्याओं के कारण उत्पन्न होती है। यदि एक अर्थव्यवस्था में भंडारण, ठीक है, जैसे एफसीआई, ठीक है, एफसीआई क्या भंडारण करती है, आपसे सस्ते में खरीद के उसको क्या फिर बांटती है, पीडीएस के माध्यम से सस्ते में अनाज देती है गरीबों को, ठीक है। इसमें सुविधाओं में कमी हो जाए, अर्थव्यवस्था में जो भंडारण की सुविधा में कमी हो जाए, परिवहन की सुविधाएं, जो परिवहन की है, जो यहाँ से यहाँ सामान ले जाते हैं, वो दूरस्थ ना हो, परिवहन की सुविधा जो, तब इसे संरचनात्मक समस्या कहेंगे। इनके कारण क्या है, मूल्य में बढ़ोतरी होती है, जो कि संरचनात्मक मुद्रास्फीति कही जाएगी, ठीक है। कोई चीज़ भंडारण में पतला खुले में सामान, गेहूँ रखा है, बारिश हो गई, खराब हो गया, ठीक है, परिवहन के साधन सही नहीं है, रोड कच्ची बनी है, वहाँ सही से सामान नहीं पहुँच रहा, वो महंगा हो गया, उससे भी मुद्रास्फीति बढ़ेगी। भारत में शीत भंडारण की सुविधा के कम होने के कारण फलों एवं सब्जियों के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा नष्ट होता था। शीत भंडारण, कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं, उनकी संख्या अभी भी कम है, हर जगह नहीं है। ज़िले में हो सकता है 10-15 हो सकते हैं, एक ज़िले में 15-20 भी हो सकते हैं, तो इनकी भी संख्या कम है, जिससे बड़ा ही उत्पादन का बड़ा हिस्सा खराब हो जाता है। वो शीत भंडार नहीं होता, नज़दीक नहीं मिल पाता, दूर ले जाते आधा सामान खराब हो जाता है, जो कि बाजार तक नहीं पहुंच पाता। इसके कारण क्या होता है, मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि उनका 1/4 हिस्सा तो एक हिसाब से मान लो खराब हो गया, तो उसके मूल्य में भी बढ़ोतरी हो गई। देश में कई ऐसी सुदूर क्षेत्र, मतलब दूर पहाड़ी क्षेत्र हो गए, किसी वस्तु को पहुंचा पाना एक चुनौती भरा कार्य होता है। परिवहन की सुविधाओं में इस कमी के कारण क्या होता है, उन क्षेत्रों में महंगाई सामान्य रूप से क्या होता है, ज़्यादा रहती है। वहाँ महंगाई ज़्यादा, जो पहाड़ी क्षेत्र में हो गए, टूरिस्ट प्लेस होते हैं, वहाँ क्या है, महंगाई ज़्यादा होती है। बुनियादी सुविधाओं में ऐसी कमी के कारण जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती, इसे बॉटलनेक इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बुनियादी सुविधा में ऐसी कमी के कारण जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, उसे बॉटलनेक इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। बुनियादी सुविधाओं में ऐसी कमी के कारण जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, उसे बॉटलनेक इन्फ्लेशन भी कहते हैं। जो संरचनात्मक मुद्रास्फीति व्यवसायी समूहीकरण, कार्टलाइजेशन एवं जमाखोरी, होल्डिंग के कारण भी उत्पन्न होती है, ठीक है। कोई व्यवसायी है, वो क्या किया, इकट्ठा सामान लेके जमा कर दिया, फिर धीरे धीरे मार्केट में वो चीज़ कम हो गई, फिर उसने धीरे धीरे बेचना शुरू किया थोड़ी थोड़ी मात्रा में, कि सप्लाई कम करेगा तो ऑटोमेटिक वो महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है।
देखिए चीज़, यदि किसी वस्तु के सभी उत्पादक अथवा किसी सेवा को प्रदान करने वाले सभी निकाय प्रतिस्पर्धा को दरकिनार कर दें, कोई प्रतिस्पर्धा ना करें और एक साथ मिलकर सभी आपस में मिल जाए, मान लो 10 दुकानदार है, सभी आपस में मिल जाएं और वो मिलकर उस वस्तु अथवा सेवा का मूल्य बढ़ा दें, जो वो वस्तु या सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं उसका रेट सब मिलकर आपस में बढ़ा दें। जैसे टैक्सी वाले हैं वो सब मिलकर कि आज इतना रुपये बढ़ाना है, तब इसे व्यवसायी समूहीकरण कहा जाता है। तब इसे क्या बोलेंगे? व्यवसायी समूहीकरण बोलेंगे, इसे व्यवसायी समूहीकरण बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए, यदि विक्रेता, कोई सेल्समैन है, वो किसी वस्तु को उत्पादकों से ज़्यादा मात्रा में खरीद कर, कोई विक्रेता है, दुकानदार, वो क्या करता है, कोई वस्तु है उसको उत्पादकों से ज़्यादा मात्रा में, कोई प्रोड्यूस करता है, कोई चीज़ का उत्पादन करता है, उनसे क्या बहुत अधिक मात्रा में खरीद लिया और उसे बाजार तक ना पहुँचे, और बाजार में नहीं पहुँचाया, वो अपने गोडाउन में रख लिया एवं उसे लंबे समय तक अपने गोदाम में ही रख ले, मान लो 2-3 महीना रख लिया, तब इसमें क्या होता है, बाजार में उस वस्तु की कमी उत्पन्न हो जाएगी। मान लो बहुत अधिक मात्रा में, मान लो एक ही खेत में गेहूं का उत्पादन होता है, उसने क्या किया, गेहूं से उस खेत का आधे से ज़्यादा गेहूं उसने खरीद के अपने गोडाउन में रख लिया और आधा मार्केट में पहुंचा, तो इससे क्या होगा, बाज़ार में डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम रहेगी और फिर धीरे धीरे बाद में वो उसको बेचेगा, उस वस्तु की कमी उत्पन्न होगी। इसके उपरांत क्या होगा, उसी वस्तु को ज़्यादा मूल्य पर वो बेचेगा बाद में, जब क्योंकि कम रहेगा, लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, वो तो खरीदेगा ही। इससे मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। भारत की अर्थव्यवस्था में मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति एवं संरचनात्मक मुद्रास्फीति तीनों हैं। अब देखिए, ये भारत में तीनों पाई जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था में मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति एवं संरचनात्मक मुद्रास्फीति तीनों ही उपस्थित रहे हैं। भारत की क्या है, देखो, भारत की आबादी ज़्यादा है, लोगों की आय निरंतर बढ़ रही है, लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, एवं भारत में जो काले धन का प्रवाह भी अत्यधिक है, काले धन का प्रवाह भी अत्यधिक है। इन सभी कारणों से क्या हुआ, मांग जनित मुद्रास्फीति का उपस्थित होना स्वाभाविक है, मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमेशा रहती ही है। भारत में संरचनात्मक समस्याएं भी उपस्थित हैं, भारत में संरचनात्मक समस्याएं भी उपस्थित रही हैं। बुनियादी सुविधाओं का कम होना, व्यवसायी समूहीकरण एवं जमाखोरी समस्याओं का होना भारत में संरचनात्मक मुद्रास्फीति को जन्म देती है। भारत कई अलग अलग कच्चे माल का आयात करता है एवं किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय संकट के कारण ऐसे कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। कोई संकट आ गए, रूस यूक्रेन युद्ध हो गए, इजराइल हमास की युद्ध हो गए, उससे क्या महंगाई बढ़ जाती है। साथ ही जीवन स्तर में सुधार के कारण भी भारत में धीरे धीरे श्रम महंगा, अगर लाइफ स्टाइल बढ़ रही है तो उससे भी महंगाई बढ़ती है। ऐसे में लागत जनित मुद्रास्फीति भी उपस्थित होती है। ठीक है, यही कारण है कि भारत में मुद्रास्फीति की दर सामान्य से ज़्यादा ही रहती है, जो इन्फ्लेशन होता है वो थोड़ा ज़्यादा ही रहती है भारत में। अगला क्या है, दर के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति जिस गति से अथवा दर से बढ़ती है उसके आधार पर इसे पुनः निम्नलिखित प्रमुख प्रारूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या बोलते हैं। यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक धीमी गति से बढ़े अर्थात 3% के दर से तक इसमें बढ़ोतरी हो, तब इसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति। अगर 3% बढ़ रही है तो इसे रेंगती बोलेंगे, कि रेंग रही है धीरे धीरे कछुए के चाल से। फिर चलती हुई मुद्रास्फीति, ट्रॉटिंग या वॉकिंग इन्फ्लेशन, चलती हुई मुद्रास्फीति, यदि चलने लगे। यदि मुद्रास्फीति की दर 30% से ज़्यादा, 3% है, 3 नहीं है, ठीक है, 3% से ज़्यादा हो और 10%, 3 से 10, तब इसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे कि भारत में चलती हुई मानी जाती है, 3 से 10 के बीच में रहती है। अब रन अवे इन्फ्लेशन, भागती हुई, अब कोई जैसे खरगोश की चाल दौड़ना, जब मुद्रास्फीति 10% से ज़्यादा हो एवं 20 या 30% तक हो तब इसे भागती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब 10 से 20 या 30 तक हो तब इसे भागने लगेगी। फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन, कूदती हुई मुद्रास्फीति, गैलोप करने, जब मुद्रास्फीति की दर 30% से भी ज़्यादा हो जाए तब इसे कूदती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक है। अब हाइपर इन्फ्लेशन, ये क्या, जब मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रण से बाहर, अब मतलब इस अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता किसी देश को,
तब क्या होगा, गैलोपिंग हो गई। यह चरम मुद्रास्फीति कहलाती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, मुद्रा की क्रय क्षमता शून्य भी हो जाती है, मतलब उससे अब कुछ नहीं मिलेगा। लोग वस्तु विनिमय का प्रयोग करने लगते हैं। लोग क्या करेंगे, एक दूसरे की वस्तु का आपस में अदला बदली करने लगेंगे अगर ऐसी स्थिति हो गई। अब देखिए मुद्रास्फीति से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं। मुद्रास्फीति से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है, डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन तो आप पढ़ चुके हैं, अब डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है, अपस्फीति, मुद्रा संकुचन। ठीक है, ये तीनों शब्द याद रखें। डिफ्लेशन जिसे हिंदी में अपस्फीति और मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन क्या होता है, पूर्णतः मुद्रास्फीति के विपरीत अवधारणा है। वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में जो मूल्य में निरंतर कमी की दशा मुद्रा संकुचन कहलाती है। अभी जो वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य बढ़ रहे थे तो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति कहते थे। ठीक है, अब क्या, वो अब अस्फीति था, अब अपस्फीति हो गई क्योंकि इसकी मूल्य बढ़ रही है। ठीक है, निरंतर कमी हो रही है। जैसे यदि उत्पादन अथवा आपूर्ति बढ़ जाए, किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाए तो मांग को पार कर जाए, एवं मांग को पार कर जाए मतलब मांग नहीं है लेकिन सप्लाई ज़्यादा होगी, मार्केट में वो चीज़ ज़्यादा आ गई। एवं यदि आपूर्ति सामान्य हो परंतु मांग नीचे आ जाए, एक दूसरी कंडीशन, लेकिन आपूर्ति तो ठीक है उतनी ही जितनी होती थी, लेकिन कोई वो चीज़ खरीदने वाले ही कम लोग हो जाएं, तब क्या होगा, मूल्य में कमी जन्म देगी। मांग में कमी के कारण मूल्यों का नीचे आना अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। अगर मांग में कमी है और मूल्य नीचे आ रहे हैं तो ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि मांग में कमी हो जाएगी तो कंपनियां बंद होने लगेंगी, घाटे में चलने लगेंगे। ठीक है, उत्पादन कम हो जाएगा। मांग में कमी निम्नलिखित कारणों से, मांग में कमी क्यों होती है, यदि एक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी तीव्र गति से बढ़े, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा वो चीज़ खरीदने के लिए, तो मांग कमी हो जाएगी। यदि एक वृद्ध आबादी तीव्र गति से बढ़े, अब बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, युवाओं की संख्या कम है, तो बूढ़े लोग उनकी वैसे मांग कम हो जाती है, जैसे कि जापान, इटली, दक्षिण कोरिया इत्यादि। क्योंकि वृद्धों का उपभोग कम होता है, मतलब वृद्ध ज़्यादा चीज़ नहीं खरीदते हैं, वो केवल अपने खान पान की चीज़ें ही खरीदते हैं और मांग स्वतः ही नीचे आ जाता है। यदि एक अर्थव्यवस्था अपने चरम पर पहुंच जाए, जैसे कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं, क्योंकि यहाँ लोगों के पास आवश्यकता की सभी वस्तुएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, यदि एक अर्थव्यवस्था अपने चरम पर पहुंच जाए, कोई अर्थव्यवस्था, क्योंकि मतलब पूरा डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ये चाइना हो गया, ये क्या है, ये डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ क्या है, यहाँ डिमांड कम है। ठीक है, चाइना में फिर भी है, वहाँ क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ डिमांड कम है, इसलिए ये लोग इंडिया और अफ्रीका में, एशियन कंट्रीज में क्या इन्वेस्ट करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इनके देश में डिमांड कम है, महंगाई भी ज़्यादा है, लेबर फोर्स महंगा मिलता है इनके देशों में, सिक्योरिटी पर्पज़ से ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल भी है वहाँ। इससे क्या नई खरीदारी कम हो जाती है। यदि बैंकिंग व्यवस्था में तरलता कम हो जाए एवं बैंक ऋण देने से कतराएं, ठीक है, बैंक ऋण ना देने लगे, तब क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम जाएगा, लोग सामान कम खरीदेंगे, पैसा नहीं हुआ तो पैसा खरीदेंगे कहाँ से सामान। ठीक है, डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई वैसे ही रहेगी, तब भी मांग नीचे आएगी और मूल्य नीचे आ सकते हैं। ठीक है, अब डिसइन्फ्लेशन, अब अवस्फीति या विस्फीति। मुद्रास्फीति पहला हो गया, इन्फ्लेशन, फिर डिफ्लेशन, अपस्फीति हो गया या मुद्रा संकुचन, अब डिसइन्फ्लेशन हो, अपस्फीति। ये क्या है, विस्फीति की दशा अपस्फीति से भिन्न है। अपस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन में वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य निरंतर कम होता है। उसमें अभी जो पीछे पड़ चुके हैं उसमें क्या, अपस्फीति में क्या, उसमें क्या होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य निरंतर कम होता है। इसमें भिन्न विस्फीति में क्या होता है, वह दशा है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य बढ़ता है परंतु मूल्य में बढ़ोतरी के दर में कमी उत्पन्न होती है। ठीक है,
इसमें उल्टा है, इसमें क्या होता है, उल्टा नहीं, इसमें वस्तुएं एवं सेवाओं का जो मूल्य तो बढ़ता है, जो वस्तुएं और सेवाएं उसके मूल्य बढ़ा, परंतु मूल्य में जो बढ़ोतरी की दर में कमी होती है। मतलब जैसे पहले 10% के हिसाब से बढ़ रही थी तो अब उसकी दर कम हो गई, 3% की दर से बढ़ रही है। अतः कहा जा सकता है कि विस्फीति अथवा अविस्फीति की दशा मुद्रास्फीति की ही एक दशा है। ठीक है, ये जब अविस्फीति होगी तभी विस्फीति आएगी, परंतु मुद्रास्फीति की हर एक दशा को विस्फीति नहीं कहा जा सकता। लेकिन जित हर एक अगर कोई और दूसरी कंडीशन भी हो सकती है उसको विस्फीति नहीं कहा जा सकता। ठीक है, चलिए आज की क्लास आज यहीं तक देखते हैं, फिर इसके आगे आगे देखेंगे। ठीक है, टोटल 368 पेज है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करें। धन्यवाद।